हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 480। पिछले एपिसोड में जियान निकल गया था वुफू की तलाश में, जो कि डीमन स्लेयर किंग जुयुआन का कब्रिस्तान होता है। बस बात ऐसी थी कि ये था इविल ट्राइब के एरिया में। हालांकि जियान की टोली में करीब 40-50 लोग गए हुए थे और ये सभी ऑलमोस्ट रिइंकार्नेशन लेवल के पावर हाउसेस होते हैं। बस बात ऐसी थी कि जियान इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकता था। कुछ लालची लोग जियान के प्रोटेक्शन से बाहर चले जाते हैं। इन्हें वुफू मैंशन में घुसने की जल्दी थी, बट इनके लिए अफसोस की बात थी कि एक गलती इनकी जिंदगियों की आखिरी गलती होने वाली थी। एक टेरिफाइंग क्रीचर इनकी परकच्चे उड़ा देता है, फिर इन्हें निगल जाता है। वहीं पे उस मंजर को देख के बाकी सबकी रूह कांप गई थी। आगे का सीन यहाँ से शुरू होगा, जब उस ब्लैक शेडो ने इंसानी कॉसेस को डिवावा कर लिया होता है। इसकी मैसिव बॉडी ट्विस्ट होती है और ये आगे बढ़ जाता है। ये पास आने की कोशिश करता है जियान और बाकियों की। क्रीचर जहाँ जहाँ से विगल हो रहा था, स्पेस जैसे चटकता जा रहा हो, सबको महसूस होता है वो माउंटेन जैसा प्रेशर, जो सांस लेना भी मुश्किल कर रहा था। हमारा ध्यान गया था जूनर की तरफ। जब वो जियान की आवाज सुनती है, वो तुरंत ही उसकी तरफ मुड़ी थी। आंखें भरी होती हैं डिसबिलीफ से। वो दोहराती है, डीप सी डेविल वेल, क्या ये वही जाइंट मॉन्स्टर नहीं है जो कि इंसानी दुनिया को बिलोंग करता है? फिर ये यहाँ पे कैसे आया? उस ब्लैक शैडो के ऊपर एक क्रोसल बॉडी थी, ऑलमोस्ट 1000 मीटर की। इसकी त्वचा हल्की सी चमकती है, लेकिन साइड में टेरिफाइंग ब्लड रेड पैटर्न्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल डिमोनिक टैटूज की तरह। वो इविल ऑरा जो कि उन लाइन से लीक हो रहा था, ऐसा कोई इविल रेस का नॉर्मल किंग भी पोजेस नहीं कर सकता। ये डेविल वेल की जो पूंछ थी, ये अकेले ही कई 100 मीटर चौड़ी होगी। ये जब जब स्विंग हुआ करती थी, इसमें से शावों की वाइसा रेडिएट होती है वो मॉन्स्टर इविल फोर्स, जो कि वर्ल्ड को भी क्रश कर देती है। वहीं पे उसके पेट के नीचे 3 मोटे डार्क ब्लू टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल ईरी वाइन्स की तरह, जिनमें से डार्क डिमोनिक करप्शन झलक रहा होता है। हाउएवर ऐसे डेंजर के बाद भी इसे देखने वाली जियान की आंखों में एक्साइटमेंट भरी थी। वो अपनी सलाइवा को गुटक के पैने एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, जुनर क्या तुम इसके वो 3 टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं? ये बताता है कि डीप सी डेविल वेल कम से कम ट्रिपल रिइंकार्नेशन लेवल पे है। हालांकि हम सबके लिए खतरे की घंटी है, लेकिन यही वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। ये बोलते जियान के आसपास के स्पेस से वैंग बल्बल्स की आवाज सुनाई देती है। स्पेस ट्विस्ट हुआ था, रिलीज होता है वो रिइंकार्नेशन ऑरा। बीस्ट रेस में डीप सी डेविल वेल एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट होता है। खासकर इविल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद ये और भी टेरिफाइंग हो गया था। एक ऐसा पोनेंट नहीं था जिसे अंडर एस्टिमेट किया जाए। जियान के शब्दों को सुनकर जूनर भी स्टंट हो गई थी। वो धराती है ट्रिपल रिइंकार्नेशन डीप सी वेल। फिर जियान की आंखों की लाइट को देख के उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाई दिया था। पावर उसकी भी जागती है। इट्स अ दोशान परफेक्शन और रिइंकार्नेशन सेल की कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ एक नॉर्मल रिइंकार्नेशन रैंक उसके सामने घुटने टेक देगा। जियान कहते हैं, हाँ, ये डीप सी डीमन वेल क्लैन ओरिजिनली ग्रेट 1000 वर्ल्ड की माइटी जाइंट रेस थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनमें से एक बीस्ट ग्रेट 1000 वर्ल्ड को धोखा देके इस तरीके से इविल रेस का चाटुकार बन जाएगा। इसके टेंटिकल्स के नंबर इसकी रैंक को बताते हैं। ये ट्रिपल रिइंकार्नेशन का पीयरलेस बीस्ट है। वो कहता है जूनर। उसका मतलब साफ था, बूम के साउंड के साथ बॉडी में से मैजेस्टिक होली फ्लेम का ऑरा फैला था। जूनर भी हेजिटेट नहीं करती, गूंजती है थ्रम 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 रिप की आवाजें। वो गोल्डन और ग्लेज्ड होली फ्लेम्स इस पूरे वर्ल्ड को सोलो कर लेती है। खासकर जूनर की जो फ्लेम होती है, वो उस बीस्ट के रास्ते को रोकती है। इन दोनों के ऐसे एक्शंस को देख के पीछे के सारे लोग शॉक हो गए थे। ये लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाते, तब तक जियान और जूनर ऑलरेडी आगे बढ़ जाते हैं। एक जायंट सी वेल के लेफ्ट में था तो एक राइट में। ये फ्लेम पावर के सामने दुनिया भी ऐसे ग्लो हो रही हो। कोई बोलता है, वेट, ये दोनों ये एक्चुअली में साथ में मिलकर उस चीज से लड़ना चाहते हैं। ऊपर जाने के दौरान जियान एक इशारा करता है, उसके हाथ से वो गोल्डन पेपर लेकर होके ऊपर चला गया था। इसमें से एक मिस्टीरियस पावर इरप्ट हुई थी जो घेर लेती उस मैंशन वुफू को। तुरंत ही मैंशन के आसपास एक छोटी सी ओपनिंग अपीयर हुई थी। एट द सेम टाइम गोल्डन पेपर वापस जियान के हाथ में आ जाता है। वो बस टेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इस गोल्डन पेपर के पास उस वुफू के अंदर ले जाने की ऐसी एबिलिटीज होंगी। वो और जूनर एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। जियान कहते हैं, अब हम बिना होल्ड बैक करे फाइट कर पाएंगे। आखिरकार इनकार्नेशन पिल के लिए मुझे लास्ट में मेडिसिन मटेरियल की जरूरत है। ये बातें तो दोनों के बीच में थी, लेकिन फिर वो चिल्ला के कहता है, तुम सब अंदर जाओ, हम इस चीज को यहीं पे रोकेंगे। ये इतना कह के वेल की तरफ चले गए थे। जियान और जूनर के ऐसे नाटक को देख के वो हेवन चोजन जीनियसेस अपने आप को जियान के लिए एडमिरेशन फील करने से रोक नहीं पाते। ये बिना हेजिटेशन की वुफू के अंदर चले जाते हैं। ये सब आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स थे, लेकिन जियान और जूनर की तरह किसी के पास होली फ्लेम नहीं होती है। शिफ्ट हुआ था, मुफल्ड बैंग 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 की आवाजों के साथ
दोनों होली फ्लेम्स अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाती हैं। वर्ड धहकने लगता है। फाइनली इस रोशनी के अंदर डीमन वेल की पूरी अपीयरेंस सामने आई थी। इसे बहुत सारी छोटी छोटी ट्विन फ्लेम्स ने ढक लिया होता है। वो डीमन वेल धारता है कि फिल्दी ह्यूमंस, तुम्हारे मेरे मील में इंटरप्ट करने की कैसे हिम्मत हुई, तुम मौत के लायक हो। खासकर जब वो बाकियों को वुफो के अंदर एंटर करते हुए देखता है, उसका क्लेन इंटेंट और पैना हो गया था। ये एक टाइम पे इंसानी दुनिया के डीप सी डीमन वेल क्लैन का पावर हाउस था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईविल एनर्जी इसके अंदर घर कर गई, पूरी तरह से डेमोनाइज हो गया। फिर जब डीमन स्लेयर किंग ज़ो युआन ने ईविल रेस के ज़ोन्यू सेंट क्लैन को खत्म किया था, तो ईविल रेस ने इसे यहाँ पे गार्ड करने के लिए बोला। जन कोल्ड आवाज में रिप्लाई करता है, अगर तुम सही रास्ते को छोड़ के जानबूझ के ईविल पाथ को अपना रहे हो तो फिर यहीं पे तुम्हारा अंत होगा। उसकी बॉडी से मैजेस्टिक प्योरीफाइंग फोर्स निकलती है। ये शव शव के साउंड साथ फैलने लगी थी एकदम सैलाव की तरह। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके वो क्रीचर धाड़ के बोलते हैं, होली फ्लेम हम, लेकिन तुम रिइनकार्नेशन बस एंटर हुए हो। इस कल्टीवेशन के साथ मुझे सरप्राइज करने की कोशिश, मूर्ख इंसान मरने को तैयार हो जा। उसके तीनों टेंटिकल्स आगे की तरफ शूट होते हैं। स्पेस बीच में से फट जाता है। जियान भी हेजिटेट नहीं करता। वो इसको चेंज करके बोलते हैं, एलगी ऑफ फायर लिसन टू द हैम ऑफ डेथ। उसके होठों से निकलते हैं कुछ म्यूजिकल नोट्स। उसकी फ्लेम इस अंधकार से भरी दुनिया में डिवाइन तूफान की तरह फैलती है। वो गर्मी हर जगह पे फट रही थी। आसपास के जो इविल क्रीचर्स होते हैं इस सिजलिंग आवाज साथ बुलबुलों की तरह फट जाते हैं। ये थी इंटरमीडिएट इमोर्टल टेक्निक एलगी ऑफ फायर, जिसे जियान ने एम्पर यान रिंग से हासिल किया था। उन प्योर होली फ्लेम से बनी रिपल्स को सेंस करके डीमन वेल की आंखें श्रिंक हो गई थी। फ्लेम नोट उसकी बॉडी कांटेक्ट में आते हैं। सुनाई दी क्रैक 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 की साउंड्स। इंस्टिंक्चुअल डर की वजह से इसके स्केल्स हिलने लगते हैं। फिर वो मांस के जलने की स्मेल फैलती है। बेसिकली ट्रिपल रिइनकार्नेशन बीस्ट भी जियान की नई फ्लेम का सामना नहीं कर सकता था। डीमन वेल की आंखें एकदम रेड हो जाती हैं और उसको ट्विस्ट हुआ था। वो धाड़ के बोलता है, वेल फॉल। कान में गई थी वेंग 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 की आवाजें। पीछे एक ब्लड कलर वेल फैंटम अपीयर होता है। ये भले ही बहुत बड़ा न हो, लेकिन इसका ऑपरेसिव ऑरा, इससे जियान और जूनर दोनों के हार्ट टाइट हो जाते हैं। ये ब्लड शेडो छोटी सी थी, लेकिन इसके प्रेशर के विरोध में जूनर की रिइनकार्नेशन सील तेजी से जलती है। गोल्डन फ्लेम ऑटोमेटिकली उसकी स्किन को ढक लेती है, लेकिन इसके बाद भी उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वो बूमिंग क्रैकिंग आवाज साथ बढ़ने वाला प्रेशर खुद वर्ल्ड को भी क्रश करता जाता है। मकड़े की जाले की तरह क्रैक्स फैलते हैं। वहीं पे जियान के नीचे की जमीन इंच बाई इंच शैटर होती जाती है। देख के भौं तो उसकी भी सिकुड़ गई थी। खासकर जब वो जूनर की सिचुएशन को देखता है। रिइनकार्नेशन ब्रेक थ्रू न करने की वजह से जूनर इस ऑपरेसिव डिमोनिक ऑरे के सामने स्ट्रगल कर रही होती है। वो बिना हेजिटेशन के एंट्रीज को चेंज करके बोलता है, टेक द बॉडी। इस वेल के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के सामने जियान का ऑरा अचानक से इंटेंसिफाई हो गया था। एक ही पल में शूट होता है जूनर की तरफ। बेसिकली जियान ने अपनी बैक्शिया पावर को जूनर के शरीर में भेज दिया था। जियान की परमिशन की वजह से ब्लू टायरेंट फोर्स सीधा उस गोल्डन होली फ्लेम से फ्यूज हो जाती है। उसके पीछे एक एक करके 9 सूरजों को कंडेंस होते हुए देखते हैं। जियान भी धाड़ के बोलता है, ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन। उसका ऑरा और भी गहरा हो गया था। इसी पर सामने से आने वाली कई हाथ के बराबर शेडोज जो कि वेल के आकार में होती हैं, उन फ्लेम नोट से पफ 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 की आवाज से टकरा जाती हैं। डीमन वेल के टेंटिकल्स ऊपर की तरफ उठते हैं, ग्रैब करते हैं जियान को हवा में। वो चिलिंग डेथ का ऑरा उसे ढक लेता है। ये देख के जूनर चिल्ला के बोलती है, ब्रदर जियान। 9 सूरज फियर्सली जलते हैं। उसका ग्रेसफुल फिगर एकदम वाइल्ड हो जाता है। निकलती है वायलेंट शॉकवेव, लेकिन जियान जूनर को वहीं पर रोक के बोलता है, डोंट वरी। अगले पल उसके हाथ में एक पर्पल होली फ्लेम क्रिस्टल अपीयर हुआ था। हालांकि उसकी अभी की होली फ्लेम जितना डीप नहीं था, लेकिन इसमें एक मिस्टीरियस एंशिएंट चार्म होता है। इसकी वो हल्की सी बैंगनी चमक ये ऐसी थी जैसे आसमान से कोई फेरी नीचे आ रही हो, बिल्कुल स्लिम, इथेरियल और डेडली। ये था याओजी की वुलू जिंगलियान का होली फ्लेम क्रिस्टल। इस होली फ्लेम क्रिस्टल में से बहने वाली वो वेव्स ये अपने अंदर कुछ डेडली छिपाए हुए थी। टेरिफाइंग एनर्जी बिल्कुल राइजिंग स्टॉर्म जैसी होती है। उस डीमन विल की कोलोसल बॉडी कंटिन्यूअसली हवा में राइज हो रही थी और इसकी आंखें पूरी तरह से जियान के हाथ के पर्पल क्रिस्टल के ऊपर होती हैं। ये क्रिस्टल फील करता है उस प्योर एंशिएंट ऑरे को। ये इतना वास्ट और टाइमलेस था जो सीधा फियर और रेवरेंस को जगाता है। खैर जब ये डीमन विल शॉक में होता है, जूनर इस मौके को छोड़ती नहीं है। एक कोड साउंड के साथ उसकी गोल्डन मैस्टिक फ्लेम जो कि 9 सूरजों में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, ये इग्नाइट होते हैं एक साथ दोशन पीक की पावर के साथ। ये फोर्सफुली सारी स्पेस की फ्लक्चुएशंस को रोक देते हैं, जिससे जियान को जरूरी
समय मिल सके। स्पेस वॉलेंटली ट्विस्ट होता है। ये ओरिजिनली डार्क होने वाला वॉइड अब चकाचौंध करने वाली रोशनी बिखेर रहा था। जुन्नर की 9 गोल्डन क्रो फ्लेम्स ऐसे केज को बनाती हैं जैसे कोई बाहर नहीं आ सकता। एक्सप्रेशंस जियान के भी डार्क थे। उसकी हथेली का पर्पल होली फ्लेम क्रिस्टल अचानक से बुजुम की आवाज के साथ एक डेजलिंग ब्रिलियंस को फैलाता है और जियान के शरीर के ऊपर मैसिव बेल गोल गोल घूम रही थी। इसका वो घोसली फैंटम डिस्ट्रक्टिव मोमेंटम को लेके बढ़ जाता है जियान की तरफ, लेकिन जियान को इसकी परवाह नहीं थी। वो तारीफ करते हुए बोलते गॉडेस याओजी का ट्रे सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो इस्तेमाल करता है होली फ्लेम ओरिजिन टेक्निक को। बात ऐसी थी कि जब डीवन वेल ने अपने पूरे ब्लड क्रश शैडो अटैक को लॉन्च किया था, वो टेरिफाइंग प्रेशर जो कि खुद वर्ल्ड को भी धेड़ कर रख रहा था। जियान को तभी समझ में आती है पर्पल वोयू फ्लेम की ओरिजिन पावर और वो इसकी ओरिजिन टेक्निक को एक्टिवेट करने का ट्राई करता है। बॉडी से फैलती किलिंग इंटेंट से भरी हुई वेव्स। इस मोमेंट में फ्लेम मंत्रा भी फुल फोर्स से सर्कुलेट हो रहा था। तभी ऊपर की खून जैसी वेल शैडो किसी वर्ल्ड एंडिंग स्टार की तरह नीचे आई थी। सुनाई देती वो शावो शावो की आवाजें। उस अनंत आसमान एक ब्लैक होल बन गया था। इसके चारों तरफ का स्पेस फट गया होता है। पहले ब्लैक होल के अंदर की वो खूनी वेल ये बिल्कुल डीमन रूलर जैसी लगती है। इसकी बड़ी लाइट सबको ही ढकने लगती है, लेकिन इसी पल जियान के हाथ का होली फ्लेम क्रिस्टल ट्रेम्बल होता है। वही पर्पल फ्लेम की स्पिरिट एल्क जो देखने में बिल्कुल इथेरियल लेकिन ओवरवेलमिंग लगती है। ये अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। उस एल्क का कदम जैसे धरती पे प्रेस हुआ था, रिपल होती है कोई जेंटल पर्पल फ्लेम्स जो जियान जुनर को प्रोटेक्टिवली ढक लेती हैं। फाइनली एल्क का दूसरा कदम हवा में फिर से टकराता है। वुश वुश की साउंड के साथ कई पर्पल मिस्ट की रिंग्स फैलने लगी थी। दी लाइफ का एक ओवरवेलमिंग ऑरा जो इस मंजर में भी हरे रंग के पेड़ जमाने लगा था। उसने इस इलाके का माहौल बदल दिया था। एक ही पल में नीचे की जमीन जो कि न जाने कितने सालों से करप्टेड थी, हमें उसमें कई फूल खिलते हुए दिखाई दिए थे। जान के दिल को एक सूदिंग फीलिंग भरती है। फिर नीचे के जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें एक एक करके ग्रीन एनर्जी की रेस निकलने लगी थी। जब ये कांटेक्ट में आती है उन पर्पल फ्लेम्स के, अचानक से फ्लेम की घातकता बढ़ी थी। फ्लेम के अंदर से पल्स होता है एक नया ऑरा। ये थी गॉडेस याओजी की पावर, एंशिएंट डिवाइन लाइन का विचक्राफ्ट, द सीड ऑफ लाइफ। फाइनली इसी पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे से टकराई थी। दुनिया को एक डेफिनिट बूम वाला एक्सप्लोजन हिला के रख देता है। टकरावट के पॉइंट से फैलती वॉलेंट फ्लक्चुएशंस। हाउएवर दोनों में सुपीरियर कौन था ये क्लियर होने में बहुत समय नहीं लगा था। सीड ऑफ लाइफ की जेंटल लेकिन मिस्टीरियस ऑरा ने उस ब्लैक होल के अंदर की शैडो को तोड़ना शुरू कर दिया था। डीमन विल का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वो बोलता है कैसे पॉसिबल है। उसका वो माइटी अटैक सड़ी हुई लकड़ी की तरह लग रहा था। तब विजन फिर से दौड़ता है होली मार्क। वो ग्लेस फ्लेम बीच में से कई हिस्सों में बढ़ जाती है। इसमें से 5 अलग अलग होली फ्लेम मार्क्स निकले थे जो जान को छोटी छोटी स्पिरिट्स की तरह घेर लेते हैं। इस मंजर को देख के डीमन वेल की आंखों का शौक बिल्कुल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वो कहता है इम्पॉसिबल, तुम होली फ्लेम मार्क को कैसे कंडेंस कर सकते हो। ये मेथड तो बहुत समय पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। जान की उंगलियां स्पेस शैटरिंग हैंड सील को फॉर्म करती हैं। वो ड्रैगन गॉड क्लॉज इनमें से हर एक के पास एक होली फ्लेम की पावर होती है। ये वर्ड को चीर के आगे बढ़ गए थे। जान कहते हैं शेमलेस ओल्ड बीस्ट, ये तेरी रेट्रिब्यूशन है। अपने किए की सजा भुगत। बीच हवा में सारे क्लॉज एक दूसरे में मिलते हैं, बनता एक जाइंट गोल्डन क्लॉ जो पफ की वजह डीमन बेल्ट के पेट के आर पार हो गया था। एक ब्रॉन्ज कलर का डीमन कोर बाहर निकलता है। जान इस डीमन कोर को ग्रैब करके बोलता है वेल डीमन स्टोन। हालांकि इसे ईवल ने करप्ट कर दिया है, लेकिन मेरे लिए इसे प्योरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। एक वायलेंट ब्लैक ऑरा निकल रहा था जैसे खूनी घोस्ट। हाउएवर जान की ग्लेस फ्लेम इसे तुरंत ही इंसिनरेट कर देती है। कोर्स बिना डीमन कोर के डीमन वेल की लाइफ भी कोलैप्स हुई थी। हमें इसके बड़े से शरीर को जमीन पे गिरते हुए देखते हैं। गूंजती थर्ड क्रैश की आवाजें। जमीन पे तूफान बन जाते हैं। बेसिकली ये बीस्ट बिना कोई समझे ही मर गया था। वो वही पर्पल स्पिरिट फ्लेम जो कि गॉडेस याओजी की लेगेसी को रखती है, वो डीमन वेल इसकी पावर से कैसे कंपेयर कर सकता था। उस ओरिजिनल टेक्निक में एंशिएंट विचक्राफ्ट मिला होता है। डीमन वेल के लिए शुरुआत से कोई मौका नहीं था। जान यहाँ पे समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। वो जुनर के हाथ को पकड़ के बोलता है जुनर मूव, और स्पीड के साथ दोनों के फिगर्स चले जाते हैं वही की तरफ। एंड वेल जान ऐसा कर क्यों रहा था, हमें इसका आंसर अगले पल ही मिल गया होता है, क्योंकि दोनों के फिगर्स यहाँ से डिसअपियर ही हुए थे। तब इस डेविल वेल की कॉर्प्स के ऊपर का स्पेस ट्विस्ट हुआ था। हमें इसमें से पतले स्केलेटल फिगर को निकलते हुए देखते हैं जो कि इवन कंप्लीट भी नहीं होता, लेकिन इसकी ऐसी टेरिफाइंग चिली पावर थी जो जान की प्योरीफाई करी हुई एरिया को तुरंत करप्ट कर देती है। ये एक्स्ट्रा टेस्टियल इविल रेस का ट्रू पावर हाउस था, एक इविल गॉड। फाइनली इस रेल में उसकी लेजी लेकिन दुनिया को हिला देने वाली आवाज गूंजती है जो कहता है ही सोल पावर का इस्तेमाल करके होली फ्लेम को आइसोलेट करना, फिर हमारी टेरिटरी में एंटर होना। गोकुन की टेक्निक सच में
इम्प्रेसिव है। उसकी एक उंगली स्पेस में स्लाइस करती है। क्रैक ऑफ की आवाज के साथ होली फ्लेम और सोल पावर से बना हुआ बैरियर शैटर हो गया था। इवन इस ऑपरेसिव फोर्स से दूर पहुंचने वाले जियान और जूनर का खून भी जमा दिया होता है। हम वर्ल्ड को बूम बूम के साथ कोलैप्स होते हुए देखते हैं, जैसे स्पेस और टाइम इस प्रेशर को संभाल ना पा रहा हो। जियान को डेथ अप्रोच करते हुए फील होती है। वो भी हेस्टेट नहीं करता, धड़ के बोलता है लैंडमार्क अनहाइलेशन। उसकी त्वचा तुरंत ही ब्लू ड्रैगन स्केल से ढक गई थी और आईब्रोज के बीच में एक वर्टिकल आंख खुलती है। स्पेस में गूंजती क्रैश बैंग की आवाजें। इसने जैसे तैसे करके इविल गॉड के अटैक को रोक लिया था। अफसोस की बात थी कि ऐसा करने में जियान ने अपने ऑरे को लीक कर दिया होता है। तुरंत इविल गॉड की स्लीपी आंखें एकदम गुस्से से भर जाती। वो कहता है, ओ एक शाओ क्लैन का मेंबर। फिर उसकी वो हुला वाली हंसने की आवाज गूंजती है। एग्जैक्टली इसी इंस्टेंट में जियान के हाथ का गोल्डन पेपर एक्टिवेट हुआ था। एक स्पेस की रिपर जूनर जियान को सीधा वयू के अंदर खींच लेती है। पीछे रह जाती इविल गॉड की कोड साउंड की आवाज। वो हम करके बोलता है, अगर तुम लोगों की हमारी टेरिटरी से किसी को रेस्क्यू करने की हिम्मत हो रही है तो फिर खून की नदियों में तैरने के लिए तैयार हो जाओ। वो ऑर्डर देता है कि प्योर हार्ट को लाया जाए। आज हम इंसानों को समझा देंगे कि हमारे आउटर रिम की मैजिस्ट्री को ऐसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आवाज अपने साथ एक प्रोफाउंड डार्कनेस को लाई थी, जो सब कुछ बिल्कुल काले साए में ढक देता है। सीन चेंज होता है। जूनर जियान के करीब आ गई थी। वो अपनी चिंता से भरी आंखों को लेकर जियान को देख के बोलती, बिग ब्रदर जियान क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? की आवाज कहाँ आती है? लास्ट मोमेंट में जिस एंटिटी ने हमला किया था वो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग थी। इवन वो भी सेंस नहीं कर पाई ये कौन था। अगर जियान ने समय रहते अपनी क्लैन ब्लड लाइन को एक्टिवेट नहीं किया होता तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। अभी एक्सप्रेशन तो जियान के भी बहुत सीरियस होते हैं। वो अपने दिल को शांत करते हुए बोलता है, इट्स फाइन, चलो हम मूव करते हैं। अब समय आ चुका है इस ट्रिप की हाईलाइट का। ऑफ कोर्स जियान वूफू की बात कर रहा था, क्योंकि इस रीजन को भी एक इविल गॉड लेवल का पावर हाउस प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दोनों ही बस आगे बढ़ सकते थे। अगर जी सच में सबसे घटिया स्तर पे पहुंची तो इन्हें अपना सब कुछ दाव पे लगाना होगा। चाहे कंबाइंड होली फ्लेम्स और डेविल क्यूब के साथ ये भले उस इविल गॉड को हरा ना पाए, लेकिन तब भी एस्केप करने का चांस कम नहीं है। करीब 10 मिनट के बाद की बात होगी, हमारे सीन के सामने से रोशनी हटती है। दोनों एक मोटी सी परत वाले बैरियर को पास करते हैं। कानों में शावू शावू की आवाजें जाती हैं। ये वुफू मेंशन था। जिस मोमेंट में बैरियर का ऑरा इन्हें टच करता है, एक ओवरवेलमिंग ऑरा सीधा इनकी सोल्स की तरफ बढ़ गया था। इस टेरिफाइंग सप्रेशन के सामने दोनों की मूवमेंट्स एकदम स्लगिश हो जाती हैं। जैन ऊपर देख के बोलता है, तो ये वुफू है। ये लंबी चौड़ी टेरिफाइंग जगह बहुत स्पेक्टेकुलर थी। इसे बस एक मेंशन नहीं कहा जा सकता। दोनों के सामने क्योटिक एंडलेस वॉइड था, जहाँ बीच में कई टूटे हुए पत्थर फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर दिखाई देते हैं कुछ एंशिएंट खंडर, जो कि एक टाइम पे शानदार पैलेसेस रहे होंगे। अभी भी जब नजरें नीचे की तरफ गई थी तो वो सफेद हड्डियां जो कि अलग ही उभरती हुई दिख रही होती हैं। ये यहाँ पे होने वाली बैटल्स को एक्सपोज करती हैं। साथ में एक हजारों मीटर चौड़ा गड्ढा एक टेरिफाइंग एंटिटी की पावर के बारे में बता रहा था। जन इन ड्रीम्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। वो कोलैप्स अर्थ और शैटर्ड पैलेसेस, हवा में फ्लोट करने वाले पीक, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ग्रेव हो जाते हैं। जियान कहता है, आखिर इस जगह ने ऐसा क्या अनुभव किया, वो इस तरीके से कैसे टूटा। वो अपनी वाइफ की तरफ मुड़ के बोलते हैं, जूनर क्या तुम्हें पता है कि जू युआन की वाइफ कौन थी? एक औरत जो कि इतनी पावरफुल थी कि जो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को छोड़ सकती हो। वो भी जरूर एक अनमैच्ड फिगर रही होगी। जन की आवाज में जेन्युइन रिस्पेक्ट था। हाउएवर इसी इंस्टेंट में जन की सोल की गहराई में जो डिवाइन कोर इंसर्शन होती है, इसमें से डिस्कम्फर्ट फील होता है। एक ऑर्डर अनजानी सेंसेशन होती है। जूनर हल्की आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मैंने एंशिएंट बुक को सीक्रेटली चेक किया था, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ पन्ने तो ऐसे थे जैसे जिन्हें जानबूझ के गायब कर दिया गया हो, कोई उसके एग्जिस्टेंस को मिटाना चाहता हो। जूनर भी उस मिस्टीरियस वुमन के बारे में काफी क्यूरियस थी, जिसके लिए इवन सीनियर जो युआन पूरी दुनिया का विरोध करने के लिए तैयार हो गए और अपना सब कुछ लुटा दिया। जान रिलीज करता है अपनी सोल पावर को। उसे उम्मीद थी जानकारी इकट्ठी करने की, लेकिन जिस पल सोल और किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है, हम में से तुरंत ही कोलैप्स होते हुए देखते हैं, जैसे उसकी सोल पावर पूरी तरह से यूजलेस हो। और वॉइस रिकॉर्ड की बोलते हैं, इतने सारे फ्लोटिंग पीक्स और पैलेसेस, हम इनमें से मेन हॉल को कैसे ढूंढेंगे? ऐसा लग रहा है बाकी पावर हाउसेस भी बढ़ चुके हैं। सुंदर भी नोट करके कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी जान के हाथ का गोल्डन पेपर अचानक से अपने आप ही ऊपर उठाता। मफल्ड बैंग बैंग की साउंड के साथ एक गोल्डन ऑरा फैलता है। जगह जगह से कई सुनहरी रोशनियां जान के पैरों के नीचे इकट्ठा होने लगी थी। ये सुनहरे स्पेस पैसेज को बनाते हैं। ये रास्ता सीधा शैटर्ड वुफू की गहराइयों से जोड़ता था। जहाँ जूनर से बोलता है, चलो। स्थिरता के साथ उसके कदम बढ़े थे, जैसे ग्लोइंग पाथवे पे मूव करते हैं। इन्हें हवा में और भी पत्थर दिखाई देते हैं,
लेकिन ये अलग थे कि वो उभरे हुए थे कई बड़े बड़े कैरेक्टर्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शैटर ड्यून में कुछ फिगर्स मूव कर रहे हो। इस रास्ते के अंत में खड़ा होता है एक ट्रांसलूसेंट इल्यूजरी फिगर, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो खुद से बोलता है कि डेकियन वर्ल्ड के लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। और शब्द बहुत हल्के थे लेकिन जियान जूनर के कानों में अच्छे से पहुंच जाते हैं, दोनों का ध्यान खींचते हैं। इसी इंस्टेंट में जियान को ऐसे लगता है कि वो हजारों मीटर की दूरी एक पल में तय हो गई हो। वो जूनर सीधा उस फिगर के सामने अपेयर हो गए थे। इस फिगर की बॉडी ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट थी कि वैसे इसके चेहरे को देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन वो हल्का सा लेकिन हेवन शेकिंग प्रेशर ये जियान को बताता है इसकी आइडेंटिटी के बारे में। जूनर अपना मुंह ढक के बोलती है वुफू जू युआन, डीमन स्लेयर जू युआन। वो फिगर कहता है अब ये टाइटल्स मेरे लिए मतलब के नहीं है, क्योंकि तुम आ चुके हो तो मुझे फॉलो करो। मैंने डेकियन वर्ल्ड के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन मेरा अंत यहाँ पे हुआ। हाँ ये सच में रिडिकुलस है। उसकी टोन बिल्कुल शांति से भरी थी लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस की भी कोई कमी नहीं होती है। ये उस लेवल की कामनेस थी जिसके सामने अगर ये दुनिया भी जले तब भी हिलने नहीं वाली। वो फिगर कंटिन्यू करता है, मेरे पास अपनी बस एक विश बची है। अगर तुम दोनों मेरे रिग्रेट को रिजॉल्व कर पाते हो तो इस वुफू के अंदर की हर एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो यहाँ पे मौजूद सबका अंत होगा। ये सुन के जियान और जूनर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जन मनी मन में सोचते हैं वुफू की ट्रिप डेफिनेटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीक्रेट्स को छिपा रही है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि सीनियर को ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से किसी तरीके की दुश्मनी हो। यार वो इल्यूजरी जो युआन जियान का इंतजार नहीं करता है, उसका फिक्र जाता है ऊपर की तरफ और जियान जूनर उसे फॉलो करते हैं। पहले एक पॉइंट पे जाने के बाद जो युआन ने अपने हाथ को घुमाया था, सामने के स्पेस में सुनाई दी थी पफिंग आवाजें। वर्ल्ड में से कई लाल रंग की एनर्जी बीम्स निकलती हैं जो सामने से बैरियर के पर्स को हटाती हैं। दिखाई देता है एक मैग्निफिसेंट क्रिस्टलाइन पैलेस। इस चीज को देख के जियान की आंखें ऐसे वाइड हो गई थी जैसे वो जम गया हो। जो युआन के एक इशारे पे सब क्रिस्टल पैलेस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ नीट और एलिगेंट था, चेस बोर्ड हो, पेंटिंग्स हो या फिर कैलीग्राफी। जमीन एकदम पॉलिश स्मूथ था जो कि सितारों जैसे डेकोरेटिव पैटर्न से चमक रहा होता है। लेकिन जो चीज यहाँ पे हमारे ध्यान को खींचती है वो ये नहीं थे, बल्कि होता है एक मैसिव पिलर जो कि हॉल के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ था। ये इस पूरे पैलेस में एक मैजेस्टिक और एंशिएंट ऑरे को भरता है। वहीं पे जब जियान और जूनर इस खंबे के अंदर देखते हैं, दोनों की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। अंदर होती एक बहुत ही खूबसूरत सी वुमन जो कि किसी आई स्कल्पचर की तरह खड़ी होती है। दोनों के स्टन्ड एक्सप्रेशंस को देख के जो युआन एक्सप्लेन करता है कि ये है लू युआन, एक इविल फॉर्मेशन मास्टर जिसे पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड ढूंढ रहा था। कल कहा जाता है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के अंदर एक बार एक औरत का जन्म हुआ जिसका नाम लू युआन था। हालांकि वो एक वुमन थी लेकिन बस एक ही 1000 साल में वो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के बिल्कुल पीक पे पहुंच गई और उसका कल्टिवेशन पाथ होता है 2 फॉर्मेशन मास्टर का। लेकिन कुछ अनजाने कारणों की वजह से वो इंसानी दुनिया के एक रियल में अपीयर होने के बाद एक 4,40,000 पैटर्न्स को पोजेस करने वाली ऑल हेवन डीवन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। यहाँ से शुरुआत होती है कत्लेआम की। उसने दसियों प्लेन्स और करोड़ों लोगों को मारा। फाइनली ग्रेट थाउजेंड पैलेस और ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर ने मिलकर एक वांटेड ऑर्डर इशू किया, लेकिन अब तक उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। जियान स्टंट था, भले जो युआन पूरी रियलिटी नहीं बता रहे हो, लेकिन जियान के दिमाग में फ्लैश होती है एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी और जो युआन इसे कंफर्म भी करते हैं। वो कहते हैं हाँ इसका नाम है लू युआन और ये मेरी वाइफ थी, माय इटर्नल लव। सबसे खास बात है कि ये अब भी जिंदा है। स्पेशली लास्ट वाले शब्द जियान और जूनर के दिमाग में बिल्कुल थंडर की तरह फट गए थे। जियान की नजरें बार बार जू युआन के इल्यूजन उस जमी हुई औरत के ऊपर जाती हैं। उसके एक्सप्रेशन हर एक सेकंड के साथ एक्सट्रीमली सीरियस हो रहे थे। बेसिकली पूरा मंजर बिल्कुल अनबिलीवेबल था। आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? जूनर जियान की और भी करीब जाती है, आंखों में गहरी चिंता दिख रही थी। हमारा फोकस जाता है जो युआन के ऊपर की तरफ देख के साय करके बोलते हैं, जब मैं इविल रेस के प्रोफाउंड गोस्ट डोमेन के अंदर घुसा था बिल्कुल अपनी वाइफ को सेव करने के लिए गया था। एक्चुअली में क्योंकि मेरी वाइफ एक 2 फॉर्मेशन मास्टर थी, एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जिसका नाम था कोर इंसेप्शन ऑफ लाइफ, उसे हासिल करने के लिए अकेले इविल रेस के अंदर चली गई। जब मुझे इसकी खबर मिली तो भले ही मैंने पूरे प्रोफाउंड गोस्ट क्लैन को वाइप आउट कर दिया हो, तब तक मेरी वाइफ पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी। लेकिन तभी ग्रेट थाउजेंड पैलेस के एक डीमन किंग ने उसे रेस्क्यू किया और इस काइंडनेस की वजह से वो ज्वाइन करती है ग्रेट थाउजेंड पैलेस को। उस हेवन और अर्थ के फर्स्ट ग्रेट वर्ल्ड वॉर में ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के एहसानों को चुकाने के लिए मैंने बहुत समय तक युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा। मैं ग्रेट थाउजेंड पैलेस के पावर हाउसेस के लिए लड़ता रहा, लेकिन इसकी वजह से मैं एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। वो था एक स्पेशल मार्क जिसे प्रोफाउंड होली क्लैन के एक मेंबर ने मेरी वाइफ की बॉडी में भेज दिया था। जब तक मुझे इसका
एहसास हुआ मेरी वाइफ ऑलरेडी वो गलतियां कर चुकी थी। ऑफ कोर्स ऐसा उसने जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि ऐसा वो इविल मार्क करवा रहा था। उसके जुर्मों का प्रायश्चित करने के लिए मैं ग्रेट 1000 पैलेस का ग्रेट एल्डर बन गया। ग्रेट 1000 लीग ने मुझे प्रॉमिस किया कि अगर मैं इविल रेस के 3 रेड किंग्स को खत्म कर पाता हूँ तो मेरी वाइफ निर्दोष साबित हो जाएगी। लेकिन लगता है ग्रेट 1000 लीग अपने प्रॉमिस को तोड़ चुकी है। लास्ट तक बोलते बोलते सुयुआन की आवाज कांपती है। उन्होंने इस दुनिया की वो मिस्ट्रीज खोली थी जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता हो। फिर उस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ और एफर्ट्स के बाद भी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। शायद इस दुनिया की जितनी भी ट्रिबुलेशंस हैं इनमें से इससे ज्यादा कोई भी टॉर्चरस नहीं है। जियान भी कुछ समय तक शांत रहता है, फिर वो हेल्पलेसली बोलता है सीनियर 1000 वर्ल्ड के एल्डर टियानचियन वो पहले इविल रेस के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात ऐसी थी कि जब से लैंग ल्यूचेन ने जियान को डीमन स्लेयर किंग के रूप में एक्नॉलेज किया था, जियान के दिमाग में ग्रेट 1000 लीग की कई जानकारियां भेजी जाती हैं कि जब जियान के शब्द जाते हैं जोयुआन के कान में, उनकी वो इल्यूजरी बॉडी वॉलंटरी ट्रेम्बल होती है। वो डिसबिलीव के साथ बोलते हैं वो मारी गई। बेसिकली एल्डर चियानचिन ये ग्रेट 1000 लीग के सबसे पावरफुल एल्डर्स में से एक थी। उनकी स्ट्रेंथ उस समय पे ऑलमोस्ट 7th रेंज में पहुंच चुकी होती है, मतलब रेइनकार्नेशन के 7th ऑर्डर में। आगे एक्सप्लेन करने वाली जूनर थी, बोलती है सीनियर ग्रेट 1000 लीग को पूरी जानकारियां नहीं मिली हैं। पहले ग्रेट वॉर के बाद हमारी दुनिया की पीक फोर्सेस के साथ साथ ग्रेट 1000 लीग ने अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया। इनमें के डीमन स्लेयर किंग्स भी थे जिन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, कारण जिसकी वजह से तो हमारा ग्रेट 1000 वर्ल्ड बच पाया है। इसलिए मुझे भी लगता है कि आपके पास जो जानकारियां पहुंची है उसमें कुछ गैप्स है। जब जोयुआन का इल्यूजरी फिगर जूनर की तरफ मुड़ता है, उनकी आंखों में जैसी लाइट फ्लैश होती है, जैसे वो कुछ पुरानी यादों को रिकॉल कर रहे हो। वो कहते हैं ओ तो लिटिल गर्ल तुम्हें 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड की इनहेरिटेंस मिली है। 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पावरहाउस में से एक थे और उनकी फीनिक्स क्लैन के साथ कुछ टाइज भी थी। खैर अभी के लिए इतना काफी है क्योंकि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो लगता है इस जगह पे जो फेट और अपॉर्चुनिटीज है वो तुम दोनों को बिलोंग करती है। जोयुआन की आवाज सॉफ्ट थी जिस पर जियान और जूनर यहाँ पे अपीयर हुए थे। दोनों के अंदर की होली फ्लेम्स को जोयुआन ने सेंस कर लिया था, चाहे भले उनका रेमिनेंट थॉट क्यों न बचा हो। इसलिए वो दोनों के शब्दों पे कभी डाउट नहीं करते। आखिरकार एक होली फ्लेम का बियरर वो एक घटिया इंसान नहीं हो सकता। जोयुआन कहते मेरी मेमोरीज के हिसाब से ग्रेट 1000 लीग इसमें सबसे कमजोर डीमन स्लेयर किंग भी एटलीस्ट पर इनकार्नेशन लेवल पे है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। जहाँ तक बात रही मेरी कल्टिवेशन की, जब मैं मरा था तो 5th रैंक से बस एक कदम पीछे था। इवन सारे डीमन किंग्स में भी मुझे बीच में माना जा सकता है। उस समय पे एक अर्थ शेकिंग बैटल हुई थी। इविल रेस का एक रेड किंग जिसका नाम था गुइशुआन, वो मेरे इस मेंशन वुफू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। वेल उसका ये विरोध करने के लिए मुझे अपनी बची हुई सारी पावर को डेटोनेट करना पड़ा। तब से हजारों साल निकल चुके हैं। मुझे लगता है अब उसकी स्ट्रेंथ और भी राइज हो चुकी होगी। उस बंदे के बारे में सोच के जोयुआन के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। जान भी कुछ सोच के बोलता है तो आपका जिस रेड किंग से प्रीवियस वॉर हुआ था क्या वो वही है जिसने लास्ट में हमारे ऊपर हमला किया? इसके बारे में जोयुआन कुछ ज्यादा नहीं सोचते। उनकी इल्यूजरी बॉडी में से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। वो कहते हैं अपने आप को तैयार करो, जब वो जागेगी तो यहाँ पे मौजूद सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। इस जिंदगी में मेरे सारे रिग्रेट्स पूरे हो गए। मेरी फाइनल विश बस यही है कि उसे मेरे लिए वापस दुनिया में ले जाया जाए। हम उसके डिवोशन को जाया नहीं होने दे सकते। ये बोलते बोलते जोयुआन पूरी तरह से बिखर जाते हैं। वो होकर ये माइटी किंग वैनिश हो गया था। क्या जान के पास शोक मनाने का समय नहीं होता है, क्योंकि अगले इंस्टेंट में एक अनजानी फोर्स दोनों को ढक लेती है। ये न सीधा एक मिस्टीरियस प्लेस में भेज देती है। कार में आती है जुइंग जुइंग की आवाजें। फाइनली जब ये रुके थे तो इनकी सेंसेशन एकदम ट्विच करने लगी थी। उस फ्लैट ग्राउंड में बहुत सारी प्रिज्म जैसी चीजें उठती हैं। वो एंशिएंट और वास्ट हो रहा। ये प्रेशर ऑलमोस्ट जोयुआन के बराबर था। धीरे धीरे सामने का वो क्रिस्टल पिलर ट्रेम्बल होने लगा था। इसे देख के जन की पूरी बॉडी टेंस हो जाती है और आईब्राउज ये जैसे बार बार फड़क रही हो, क्योंकि जो एंटिटी अब जागने वाली थी वो इल्यूजरी नहीं बल्कि अनइमेजिनेबल रियल पावर को पोजेस करेगी। या दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ चाहे कैसी भी हो, हमारा जियान तो है मेन कैरेक्टर जो आपदा में अवसर हर बार ढूंढ लेता है। काश तुम्हारे भाई के पास भी टैलेंट होता। तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे प्योर हार्डवर्क के थ्रू। आपको ये एपिसोड कैसा लगा डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट एपिसोड में जियान को कुछ ऐसा मिलेगा जो उसके पास पहले होना चाहिए था। अब वो क्या चीज होने वाली है आप इस एपिसोड से गैस कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्लूज भर भर के पड़े हैं। तब भी अगर दिमाग में घंटियां बज नहीं रही हैं और नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं कर सकते तो डोंट वरी, आपके चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगले पार्ट को शाम को ही देखने के लिए आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी को, जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस जैसे कई फीचर्स को। वहीं पे जो हमेशा से
2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या OCU पर अपग्रेड कर सकते हैं, जो उनको ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।